फिर although we can't speak with any certainty, it seems most likely that the human race came into existence in some such way this यानी ये हमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, यानी यकीन से हम ये बात नहीं कह सकते, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़िंदगी की इब्तिदा इसी तरह से हुई. स्टैंडिंग ऑन आवर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर एंड पर्पस ऑफ यूनिवर्स विच सराउंड्स आवर होम इन स्पेस एंड टाइम. यानी जब हमने ये बात कही पहले पैराग्राफ में कि सितारे क्या हैं, यानी हमारी ज़मीन क्या है, सूरज रेत के एक ज़र्रे जितनी है, यानी इस तरह से है. इस तरह जब हम यानी एक छोटे से ग्रेन ऑफ सैंड पे हम खड़े होकर जब हम नेचर और उसके पर्पस को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या लगता है, यानी द पर्पस ऑफ यूनिवर्स विच सराउंड्स आवर होम इन स्पेस एंड टाइम. यानी हम उन वक्त और ज़मा या फिर हम कह सकते हैं कि जगह और वक्त जो हमारी ज़मीन को चारों तरफ से घेरे हुए हैं. आवर फर्स्ट फीलिंग इज़ समथिंग लाइक फियर. तो हमारी जो पहला हमारे अंदर सेंस आता है, जो चीज़ हम फील करते हैं वो क्या है, फियर है. यानी सबसे पहले हम क्या फील करते हैं, फियर हमारे अंदर आता है. किस चीज़ का? वी फाइंड द यूनिवर्स इज सो फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ इट्स immense distance which we do not understand, frightening because of the stretches of time, time so great that we cannot imagine them. तो पहला जो हमारे अंदर खौफ आता है वो किस चीज़ का खौफ है जिसको हम समझ नहीं सकते, वो क्या है, ह्यूज इमेंसिस. यानी पहली रीज़न क्या है हमारी फ्राइटेंड होने की, वो क्या है, हमारे अंदर खौफ है. खौफ किस चीज़ का है, ह्यूज या इमेंस डिस्टेंसेस, यानी फासले क्या हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं. यानी टाइम इतना ज़्यादा है, क्या है, स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, यानी टाइम इतना ज़्यादा फैला हुआ है या टाइम की वुसअत इतनी ज़्यादा है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते. मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस. तो सेकेंड चीज़ जो है वो क्या है, हमारी लोनलीनेस है. यानी बाकी किसी भी स्टार पर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है सिवाय हमारी ज़मीन के. एंड बिकॉज ऑफ द लिटिलनेस ऑफ आवर ह्यूमन स्पेस. फिर हमारी थर्ड जो फीलिंग है वो क्या है, आवर लिटिलनेस, यानी हमारे ज़मीन का छोटापन. यानी तीन रीज़न हमने देखी. सबसे पहला क्या देखा, स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, यानी टाइम बहुत ज़्यादा है, टाइम की वुसअत ज़्यादा है. फिर हमने देखा क्या है, लोनलीनेस, यानी सिर्फ एक अर्थ पे ही ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है. फिर तीसरा क्या है, लिटिलनेस, यानी हमारे ज़मीन बाकी सितारों की निस्बत क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी है. अ मिलियन पार्ट ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड आउट ऑफ ऑल द सी सैंड इन द वर्ल्ड. यानी हम ये कहते हैं कि साहिल समुद्र के जो जितने भी उनमें रेत के ज़रात हैं, उनमें से जो 10वां हिस्सा है उस पर हमारी ज़मीन का वजूद मुमकिन है या उस पर हमारी ज़मीन मौजूद है. बट अबाउ ऑल एल्स वी फाइंड दैट यूनिवर्स फ्राइटनिंग बिकॉज वी कांट फाइंड एनी साइन दैट लाइफ लाइक आवर ओन एग्जिस्ट एनीवेयर इन एक्सेप्ट ऑन द अर्थ. हम इसलिए भी खौफज़दा हैं क्योंकि हमें कहीं और सोलर सिस्टम नहीं मिलता, या हम कहते हैं प्लानिटरी सिस्टम नहीं मौजूद जैसा कि हमारी ज़मीन पर मौजूद है. इंडीड फॉर द मोस्ट पार्ट एम्प्टी स्पेसिस इज सो कोल्ड दैट ऑल लाइफ इन इट वुड बी फ्रोजन. मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज सो हॉट एज मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल. यानी इम्पॉसिबिलिटी है लाइफ की किस पर, इम्पॉसिबिलिटी है लाइफ की दूसरे स्टार्स पर. किस लिए, क्योंकि कुछ क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट है, वहाँ पर क्या हो जाएगी, ज़िंदगी पिघल जाएगी. कुछ क्या है, कोल्ड है, जहाँ पर ज़िंदगी क्या हो जाएगी, फ्रोज़न हो जाएगी. इसलिए हम ये कहते हैं कि वहाँ पर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है. फिर हम देखते हैं द स्टार्स देमसेल्व्स आर too hot for this. We many think them as the collection of fires scattered through space, providing warmth in surroundings where the temperature is a most some 4 degrees above absolute zero. That is about 484 degrees of frost
on the Fahrenheit scale. In the immense stretches of space behind the Milky Way, it is coldest till away from the fire. There is this unimaginable cold of hundreds of degrees of frost. Close up to them, there is a temperature of thousands of degrees, which all the solid melts, all the liquids boil. यानी हम क्या कहते हैं कि ज़िंदगी किस लिए दूसरे तारों पर मुमकिन नहीं है। यानी जो तारे सूरज के करीब हैं वहाँ पे क्या है, वहाँ पे दर्जा हरारत है, टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। यानी वहाँ पे हीट ज़्यादा है। और कुछ जो सूरज से क्या है, फार अवे फ्रॉम सन, वहाँ जो सूरज से दूर हैं वहाँ पे क्या है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, कोल्ड है, इसलिए वहाँ पर भी ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है। फिर है कंडीशंस क्या क्या ज़रूरी हैं। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स at a certain distance where the temperature is neither too hot nor too cold. Outside these belts, life would be frozen. Inside it, it would be burned up. A rough calculations show that all such temperature belts within which life is possible, all added together make up less than 1,000 millionth part of the whole of the space. And even inside them, life must be very rare, for it is extremely unusual for sun to throw off planets as our sun has done. Probably only one star in 1 lakh has a planet going round it in the right distance for the life to be possible on it. अब हम क्या कहते हैं कि लाइफ कहाँ पे पॉसिबल है। लाइफ क्या है, टेम्परेचर बेल्ट्स पे पॉसिबल है। और टेम्परेचर बेल्ट्स कैसी हूँ, टेम्परेचर बेल्ट्स ऐसी हूँ जहाँ पे टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा हो ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत क्या हो, कम हो, बल्कि क्या हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो जहाँ पर ज़िंदगी वजूद में रह सके। क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, लाइफ वुड बी बर्नड अप, यानी लाइफ वहाँ पे क्या हो जाएगी, जल जाएगी। और अगर कोल्ड होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, फ्रीज़ हो जाएगी। इसलिए जब हम यानी कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन हमें ये दिखाती हैं कि यानी सिर्फ कोई एक ऐसा सितारा होगा जहाँ पर ज़िंदगी यानी इस तरह की स्ट्रिप्स मौजूद होंगी जहाँ पर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है। फिर यानी टोटल इस जो चैप्टर में हमने जो चीज़ें देखी हैं वो हमने क्या देखी हैं, हमने एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखा है। वो क्या था, किस चीज़ के बारे में था, लाइफ के बारे में था, यानी ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई। जो पहला पैराग्राफ था उसमें हमने कंपैरिजन देखा। कंपैरिजन किस चीज़ का था, सितारों और ज़मीन का था। यानी ज़मीन खुद भी क्या है, एक स्टार है। क्या था कि कुछ स्टार्स जो हैं वो हमारी ज़मीन से बड़े हैं और कुछ क्या हैं, छोटे हैं। कुछ इतने बड़े हैं कि उनके अंदर लाखों के हिसाब से ज़मीनें आ सकती हैं और यानी फिर भी मज़ीद जगह बच सकती है। फिर हमने बात की थी कि क्या है, एक सितारे का दूसरे से सितारे से यानी फासला भी बहुत ज़्यादा है। और इसके लिए हमने टोटल जो नंबर ऑफ़ स्टार्स देखे वो कितने हैं। इसके लिए हमने एग्जांपल ली ग्रेन ऑफ सैंड की, कि ऑल सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी जितने भी सी शोर्स हैं दुनिया में, उनके जितने भी रेत के ज़रात हैं, यानी उन रेत के ज़रात क्या हैं, उनको हम कह सकते हैं कि ये स्टार्स हैं। फिर सेकंड पैराग्राफ हमने देखा कि वो क्या था कि डिस्टेंस, यानी स्टार्स ट्रैवल कैसे करते हैं। फिर हमने ये देखी कि दो तरीके हैं इनके ट्रैवल करने के, कुछ ग्रुप में करते हैं, कुछ लॉनलीनेस में करते हैं। उनके दरमियान फासला बहुत होता है और ये बहुत कम चांस होता है कि एक सितारा सफ़र करते हुए किसी दूसरे सितारे के पास आए। फिर हमने इसके लिए एक एग्जांपल दी, यानी उनके दरमियान जो फासला है, कैसे एक शिप की और एक ओशन की, कि एक शिप एक ओशन हो और उसमें सिर्फ एक खाली एम्प्टी क्या हो, शिप हो। हम शिप को हम कह सकते हैं कि ये स्टार्स हैं और ओशन हमारे लिए क्या है, स्पेस है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एवरेज डिस्टेंस है वो मिलियंस माइल्स के हिसाब से है। फिर हमने थर्ड पैराग्राफ देखा जिसमें हमने क्रिएशन पढ़ी, किसके बारे में, यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कैसे शुरू हुआ। हमने देखा कि एक सितारा यानी कई साल पहले एक सितारा सफ़र करते हुए सूरज के पास आया। उसने यानी जिस तरह सूरज और चाँद हमारी सूरज समंदर की सतह पर मद्देनज़र पैदा करते हैं, यानी टाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ही इसने भी सूरज की सतह पर क्या की होंगी, टाइड्स प्रोड्यूस की होंगी। लेकिन यकीनन ये टाइड्स क्या थी, उनसे क्या थी, डिफरेंस थी। हमने देखा कि यानी ये जो सूरज की सतह के करीब आता गया ये दूसरा सितारा, इसने सूरज की सतह पर एक टाइड्स पुल बनाना शुरू की जो
उसके सूरज के पास आने पर बढ़ती गई। लेकिन क्या हुआ कि जब ये सूरज से दूर होना शुरू हुआ ये दूसरा सितारा, तो इसकी टाइडल पुल इतनी ज़्यादा ताकतवर बन चुकी थी कि इसने पहाड़ को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया और ये टुकड़े खला में फैल गए। और उसके बाद इन्होंने सूरज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए। इनमें से कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, हमारी ज़मीन भी इन्हीं में से एक है। फिर सबसे पहले जो इब्तिदा हुई वो इस तरह से, यानी ज़मीन पर ज़मीन की इब्तिदा हुई। फिर हम कहते हैं कि सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो क्या था, सिंपल था, जिसकी सिर्फ कैपेबिलिटी ये थी कि ये क्या करता था, यानी मरने से पहले अपने जैसे मोर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ चेंजिंग्स आती गई, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी कम्प्लेक्स शेप बनती गई। तो जो फाइनल शेप बनी थी वो क्या थी, ह्यूमन बीइंग की थी, जिनके क्या थे, इमोशंस थे, रिलीजन्स, बिलीफ थे, यानी इनकी हाई होप्स और डिज़ायर थी। फिर हमने पढ़ा 4th पैराग्राफ में कि यूनिवर्स क्या है, यानी यूनिवर्स हमारे लिए फ्राइटनिंग है, क्यों है। हमने इसकी 4 रीज़न पढ़ी। पहली रीज़न्स क्या थी कि इमेंस डिस्टेंसेस, यानी फासला बहुत ज़्यादा था। और दूसरी हमने फिर पढ़ी थी फासला ज़्यादा था, स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। दूसरा हमने टाइम की वुसअत पढ़ी थी कि टाइम बहुत ज़्यादा है। फिर तीसरा हमारी ज़मीन का लिटिलनेस, यानी हमारी ज़मीन दूसरे सितारों की निस्बत बहुत कम है। फिर हमने ये बात भी पढ़ी थी कि हम क्या हैं, तन्हा, यानी लोनलीनेस, यानी किसी और सितारे पर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है सिवाय हमारी ज़मीन के। इससे फिर हमने ये अंदाज़ा लगाया यानी ये कि हमारे लिए ज़मीन, यानी ये ज़िंदगी हमारे लिए इतनी फ्राइटनिंग क्यों है। फिर हमने कंडीशंस पढ़ी कि किन कंडीशंस में लाइफ वजूद में रह सकती है और किन कंडीशंस, यानी कौन सी कंडीशन ज़रूरी हैं। तो जो सबसे मोस्ट कंडीशन ज़रूरी है वो क्या है, सूटेबल टेम्परेचर, यानी लाइफ उन बर्ड्स पे एग्जिस्ट कर सकती है जहाँ पे टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। यानी जहाँ पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वहाँ पे ज़िंदगी जल जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा यानी ठंडा होगा तो वहाँ पर ज़िंदगी क्या हो जाएगी, मुंजमद हो जाएगी, यानी फ्रीज़ हो जाएगी। ये था ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर, किसके बारे में, द डाइंग सन के बारे में था। आई होप कि आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। अब इसकी हम देखते हैं एक्सरसाइज के टोटल इसके क्वेश्चन हैं 8 क्वेश्चन है। हमने चैप्टर तो डिटेल से पढ़ लिया है, जब इनके आंसर क्वेश्चन भी क्या हैं, आसान है। पहला है हाउ इट इज़ दैट स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट, कि एक सितारा क्यों, यानी बहुत कम ये चांस होता है कि कोई दूसरा सितारा उसके करीब आए। हमने देखा कि एक सितारा यानी उनके दरमियान फासला क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि एक सितारा सफ़र करता हुआ किसी दूसरे सितारे के पास आए। फिर सेकंड है व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स अ वांडरिंग स्टार वांडरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन, के क्या अकॉर्डिंग टू जेम्स जीन्स के सर जेम्स जीन्स के मुताबिक क्या हुआ जब एक सितारा हरकत करता हुआ या फिरता हुआ घूमता हुआ किस सूरज के करीब आया। तो हमने पढ़ा कि जब अ वांडरिंग स्टार के नियर द सन इट रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, कि इसने क्या की, सूरज की सतह पर इसने टाइड्स प्रोड्यूस की। व्हेन द स्टार केम नियरर टू द सन इट्स रोज द माउंटेन रोज हायर एंड हायर, यानी जो जो ये सूरज के करीब आता गया टाइड्स बढ़ती गई। जब ये बिगेन टू रिसीड अवे या बिगेन टू मूव अवे फ्रॉम द सन द टाइडल पुल्स बिकम सो पावरफुल दैट इट टोर द माउंटेन इनटू पीसेस, यानी जब ये दूर हो गया तो इसने क्या किया, पहाड़ को टुकड़ों में तब्दील कर दिया गया। दीज पीसेस फेल ऑफ द सन एंड बिगेन टू मूव अराउंड द सन, और उन्होंने सूरज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। आवर प्लानट आवर अर्थ इज़ वन ऑफ देम, हमारी सूरज भी, हमारी ज़मीन भी क्या है, इनमें से एक है। फिर है व्हाट हैपेंड व्हेन द वांडरिंग सन केम नियर एंड नियर, सेम आंसर ऑफ क्वेश्चन 2। फिर है व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये भी इसी में इसका आंसर आ जाता है। फिर है वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन अदर स्टार्स, के दूसरे सितारों पर ज़िंदगी क्यों नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ तारे बहुत क्या हैं, हॉट हैं, और कुछ क्या हैं, बहुत कोल्ड हैं। तो लाइफ के लिए क्या है, सूटेबल टेम्परेचर चाहिए जो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो। फिर है राइट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई। अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स नो वन नाउ हाउ व्हेन एंड वाई लाइफ स्टार्ट, यानी कोई भी नहीं जानता कि कैसे ज़िंदगी पैदा हुई, कहाँ से शुरू हुई, लेकिन ताहम यह है कि सबसे पहले सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए
जिन्होंने अपने जैसे मज़ीद अजसाम पैदा किए और वक्त के साथ साथ इनमें चेंजिंग्स आती गई और जो फाइनल कम्प्लेक्स शेप बनी वो क्या थी, ह्यूमन बींग की थी। फिर है वाई इज़ द यूनिवर्स ऑफ अवर विच अवर अर्थ इज़ सो अपार्ट सो फ्राइटनिंग, गिव एज मैनी रीजंस एज यू कैन, कि आप क्या करें, रीजंस दें कि हमारी ज़मीन इतनी ज़्यादा खौफज़दा क्यों है। तो ये भी हमने इसकी 4-5 रीजंस पढ़ी हैं कि इमेंस डिस्टेंसेस है, फिर स्ट्रेचेस ऑफ टाइम है, लिटिलनेस ऑफ आवर होम है, फिर लॉनलीनेस ऑफ आवर होम है। ये सारे क्या हैं, फीलिंग्स हैं जो हमें क्या करती हैं, खौफज़दा करती हैं। फिर है कि कंडीशन राइट इन योर ओपिनियन शुड बी कंडीशन नेसेसरी फॉर काइंड ऑफ लाइफ वी नाउ टू एग्जिस्ट एंड अदर हेवनली बॉडीज डू सच कंडीशन जनरली एग्जिस्ट, कि दूसरे सितारों पर ज़िंदगी के वजूद के लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरी हैं, क्या वहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है या नहीं है। तो क्या है, कुछ सूटेबल कंडीशन ज़रूरी हैं जिनमें टेम्परेचर क्या है, सबसे फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है, जो सूटेबल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हॉट हो और ना बहुत ज़्यादा कोल्ड हो। फिर सेकंड क्या है, वाटर एंड एयर। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, इसलिए दूसरे हेवनली बॉडीज़ पर क्या है, ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है।